डिबेट। ये लो ठाकुर आप ना, ठीक है, ये हमारा स्पेशल पकौड़ा है, स्पेशल पकौड़ा। जिसमें हमने क्या है, जो आलू होता है ना, वो बिल्कुल मिनिमम डाला है इसमें, ठीक है। क्रश करा है, और आलू और बेसन का है ये बनाया। पकौड़े की हमने नई वैरायटी निकाली है ये। अच्छा, तो शायद आपको पसंद आ जाए। तो पेटेंट आपके नाम पे हो जाएगा इसका। चलो कुछ नया, कैसा लगा? बहुत अच्छा है सर, 20 साल तक काफी बना सकते हैं इसको। इजी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं नावर वैली में डॉक्टर पंकज शर्मा सर, जो कि पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके गांव में आया हूं, और आज हम इनके बगीचे से आपको अवगत करवाएंगे। सर, आप अपने बगीचे के बारे में बताइए। विवेक ठाकुर, जी सर। यू आर वेलकम इन माय ऑर्चर्ड। नमस्कार सर। जैसे कि आपने मेरे ऑर्चर्ड के बारे में बात करी है, ये ऑर्चर्ड कोपटू, जो हमारी नावर वैली में एक प्लेस है, वहाँ पर ये ऑर्चर्ड, और ये जो ऑर्चर्ड है, ये समुद्र तल से इसकी जो हाइट है 2100 मीटर, जो लगभग 7000 की फीट की हाइट जाती है, उस हाइट पे ये ऑर्चर्ड लगा हुआ है। और इस ऑर्चर्ड में मोर देन 1000 जो आपके एप्पल के प्लांट्स है वो इसमें लगे हुए हैं। वैराइटीज कौन कौन सी सर इसमें? अगर वैरायटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी अलग अलग वैरायटियाँ लगी हुई है। कुछ रॉयल है, रॉयल डिलीशियस है, और कुछ हमारी स्पर की वैरायटी है। और स्पर में जैसे हमारा स्कारलेट स्पर है, और उसके अलावा जेरोमाइन है, और रेड ब्लॉक्स है, और ऑर्गन 2 स्पर है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ गाला की वैरायटी भी लगाई हुई है, और गाला में हमारे पास जो ज़्यादा इसमें गील गाला है और डार्क बैरन गाला है। और इसके अलावा हमने कुछ छुट-पुट के और भी गाला की वैरायटी लगाई, जैसे स्नेको, मेमा गाला, ये भी कुछ, और टीरेक्स गाला के कुछ अभी रिसेंटली हमने कल में लगाई है, प्लांट लगाए हैं, वो भी यहाँ पे है। इसके अलावा इस ऑर्चर्ड में कुछ पॉलिनाइज़र वैरायटी भी है, जिसमें हमारा गोल्डन, रेड गोल्डन, और इसके अलावा हमारे कुछ स्नो चीप मंचूरियन भी हमने इसमें लगाया। इसके अलावा हमारे पास जेरोमाइन, वो भी इसकी कल में लगी हुई है। हर प्लांट्स में ऑलमोस्ट गोल्डन की हमने हर प्लांट में ग्राफ्टिंग करी हुई है। तो इस तरह की वैरायटी हमने यहाँ पे लगाई है। इस साल की फसल कैसी है सर? इस साल की अगर मैं फसल की बात करूँ तो इस साल की बहुत कम फसल है। पिछली साल से कंपेयर करूँ तो 50% हमारी पिछली साल की कंपेरिजन में फसल है। अगर मैं इसका रीज़न बताऊँ आपको, इसका जो रीज़न था, जब हमारी डॉर्मेसी ब्रेक डाउन हुई, डॉर्मेसी हमारी फरवरी और मार्च के महीने में ब्रेक डाउन होती है, उसका सेफ फ्लो सिस्टम हमारा चलता है। तो उस दौरान हमारा मार्च और अप्रैल के महीने में ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और उस दौरान जो हमारा फ्लावर फर्स्ट स्टेज का और सेकेंड स्टेज का जो फ्लावर वो काफ़ी वीक आया, और वीक होने की वजह से वो पॉलिनेशन नहीं कर पाया। बट फिर भी जो हमारा थर्ड स्टेज की जब फ्लावरिंग हुई, उस दौरान हमारा फ्लावर अच्छे से आया, और उस टाइम हमारा टेम्परेचर बढ़िया हो गया था। इसको जो आपका एप्पल है उसको पॉलिनेशन करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 10 से 22 डिग्री टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर रहता है तो हमारी बढ़िया फ्रूट सेट होता है। बट इस बार की अगर हम बात करते, इस बार जो टेम्परेचर था वो हमारा माइनस में चला गया था। जब तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज की फ्लावरिंग हुई तो माइनस में टेम्परेचर था, इस कारण हमारा फ्रूट सेटिंग इस बार कम हुआ है। सर, ये डोरमेंसी और सैप सिस्टम क्या होता है? डोरमेसी क्या होता है? डोरमेसी के लिए सबसे पहले मैं आपको प्लांट के साइकिल के बारे में बताऊंगा जी। जो ये सेब का पौधा होता है, ये 3 महीने सोता है जी, और 9 महीने ये जागता है। ठीक है सर। और 3 महीने जब ये सोता है, उस दौरान के जो पीरियड होता है उसको डोरमेसी स्टेज बोला जाता है। इस डोरमेसी स्टेज में प्लांट क्या कर रहा है, जितने भी उसके न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने भी उसके माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको अपने रूट में क्या करता है, स्टोर कर देता है। और स्टोर करने, अब जब वो स्टोर करता है उसमें एक प्लांट हार्मोन्स होता है, दैट इज आवर एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड्स है, इसका जब प्लांट में लेवल बढ़ता है तो प्लांट्स क्या होता है, डोरमेसी में चला जाता है, और वो डीप स्लीप में चला जाता है। और ये स्लीप का जो पीरियड रहता है ये दिसंबर से फरवरी तक रहता है। और फरवरी में जब हमारा फरवरी सेकंड स्टेज आती है, प्लांट सोकर फिर जब जागता है,
जब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट का, क्योंकि ये तो चिल्ड टाइम रहता है हमारा दिसंबर, जनवरी और फरवरी, उसमें हमारा माइनस में भी टेम्परेचर रहता है, बिलो 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है, इसलिए वो डॉर्मेसी में रहता है। बट जैसे ही फरवरी हमारी स्टार्ट होती है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी डॉर्मेसी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन। उसमें क्या होता है, जो एब्सिसिक एसिड्स है, जो हार्मोन था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसका लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जो दूसरे हार्मोन्स है रेगुलेटर है, जैसे हमारे ये साइटोकाइनिन है और हमारा जिब्रेलिन्स है, इसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ये लेवल बढ़ जाता है तो प्लांट्स क्या होता है, प्लांट में जो है डॉर्मेसी ब्रेक डाउन होता है और उसमें सेप फ्लो चलता है। और सेप फ्लो में क्या होता है कि जो हमारे रूट है वो हीट में आ जाते हैं। उसमें हीट जब डेवलप होती है तो हीट के साथ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे रूट से हमारे बड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये होता क्यों है, ड्यू टू द हार्मोन विच इज अवर जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन, और उसकी वजह से ये प्रोसेस हमारे पास होता है। सर क्या आप मेरे को पीजीआर जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेशन सिस्टम है उसके बारे में बता सकते हैं? अगर मैं हम एप्पल सिस्टम की बात करें तो इसमें जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो मेनली हमारे 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो नेचुरली पाए जाते हैं। इसमें जो मैं पहले ही बताया था आपको, पहला ऑक्सीन है, दूसरा हमारा जो जिब्रेलिन्स है, और तीसरा हमारा जो हार्मोन्स है साइटोकाइनिन है, और चौथा जो हार्मोन्स है वो है हमारा इथाइलिन्स है। और ये जितने भी हार्मोन्स है ये प्लांट की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हर स्टेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा जो पांचवा था वो एब्सिसिक एसिड, जो मैं पहले बता चुका हूँ। जो ये हार्मोन है ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं, और इसका अगर हम देखें, पहला जो हमारा एब्सिसिक एसिड है वो डॉर्मेसी को लाता है और डॉर्मेसी को ब्रेक डाउन करता है साइटोकाइनिन, एंड दूसरा कौन सा था हमारे पास, जिब्रेलिन्स। तो ये हमारे पास डॉर्मेसी को ब्रेक डाउन। उसके बाद जो बड की ग्रोथ होती है, जो हमारा शूट ग्रो होता है, प्लांट इनलार्ज होता है, सेल डिवीजन, उसमें ऑक्सीन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जैसे ही फ्रूट हमारा डेवलप हो जाता है, फ्रूट पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, उसके फ्रूट के राइपनिंग में इथाइलिन्स का रोल्स रहता है। इस तरह से पांचों जो हार्मोन्स है ये प्लांट को डॉर्मेसी से लेके फ्रूट की हार्वेस्टिंग तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन्हीं 5 हार्मोन्स का क्या है, रोल है प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये नेचुरली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और नेचुरली ये प्लांट्स के सिस्टम को क्या करते हैं, रेगुलेट्स करते हैं। सर एप्पल में फ्लावरिंग और पॉलिनेशन स्टेजेस कैसे अकर होती हैं? अच्छा, अगर हम फ्लावरिंग स्टेजेस की बात करते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये फ्लावरिंग हमारी 3 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट फ्लावरिंग स्टेज, सेकंड फ्लावरिंग स्टेज और थर्ड फ्लावरिंग स्टेज, 3 स्टेजेस में होती है। और जो फर्स्ट वाला जो फ्लावर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें जो रूट है हमारा, उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्लांट ने 3 महीने में डॉर्मेसी में स्टोर करके रखे थे, और वो सारे न्यूट्रिएंट हमारे बड के थ्रू, जो बीमा होता है उसके थ्रू बाहर ब्रस्ट होते हैं जब हमारे हार्मोन्स लेवल बढ़ते हैं, साइटोकाइनिन्स और जो मैं बताया आपको बढ़ते। तो ये हमारे पास उस टाइम जो फर्स्ट एज की फ्लावरिंग होती है उसका दाना भी स्ट्रॉन्ग होता है जो एप्पल बनता है, और उसका साइज भी अच्छा होता है। उसका जो सेकंड स्टेज होता है उसमें हमारे पास थोड़ा उसका मॉडरेट टाइप्स का जो फ्लावर्स होता है और दाना भी उसका थोड़ा छोटा होता है। वो जो थर्ड स्टेज है उसमें जो हमारे पास जो फ्रूट सेट होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा छोटा उसका साइज रहेगा, उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये 3 स्टेजेस में हमारे पास प्रोसेस होता है। अगर मैं आपको इसको डिटेल में अगर आपको मैं समझाना चाहूँगा ये प्रोसेस होता कैसे है। अब जैसे अगर हम सेब की फिजियोलॉजी को देखें, जैसे ही डॉर्मेंसी ब्रेक डाउन होती है उस दौरान क्या होता है कि जो हमारा रूट है वो क्या होता है, हीट में आ जाता है। उसमें हीट हीट जैसे वो हीट में आ जाता है तो उसके जो सेप सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, न्यूट्रिएंट का फ्लो बड की तरफ स्टार्ट हो जाता है, और जैसे वो बड तक पहुंचता है, बड से हमारी फ्लावरिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जितना इफेक्टिवली हमारा, जितना प्रॉपरली हमारे पास सेप फ्लो रहेगा उतना बेस्ट हमारा फूड सेटिंग होगा। अगर मैं इस बारी की बात करूँ, इस बारी क्या हुआ, जब हमारा सेप सिस्टम चला फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, उस दौरान क्या हुआ, ठंड हो गई और टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री टू 22 डिग्री इज द स्टेबल टेम्परेचर फॉर द प्लांट फ्रूट सेटिंग। बट हमारा जो टेम्परेचर माइनस में चला गया, उसकी वजह से वो सेप फ्लो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। जैसे ही वो सेप फ्लो ब्रेक डाउन हुआ तो हमारा फ्लावर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, और जिसकी वजह से वीक पॉलिनेशन हुआ, और इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, फ्रूट प्रॉपरली सेटिंग नहीं हुई है।
कोल्ड स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट है सर? जो ये कोल्ड स्ट्रेस, यही तो मैंने बताया था अभी आपको। जी, जी। जो कोल्ड स्ट्रेस है, उस जैसे टेम्परेचर बिल्कुल लो चला जाता है, उस दौरान क्या होता है कि हमारे पास सेप सिस्टम बिल्कुल स्टॉप हो जाता है जी, और प्लांट द्वारा से वही डोरमेसी की तरफ चला जाता है। जैसे वो डेड स्टेज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जो उसमें हल्का सा सैप गया होगा, वो जो फ्लावर आएगा वो बिल्कुल वीक आएगा, और जो लीफ आएगी वो बिल्कुल वीक आएगी और वो हमारे पास सारा डैमेज हो जाता है। तो ये हमारे पास कोल्ड स्ट्रेस है। जो सर हमारे किसान बागवान भाई-बहन हैं, उनको फ्लावरिंग के दौरान कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चंस किया। जी, जो हमने इस बारी जो हमने प्रैक्टिकली देखा है, जो हमने गलतियाँ भी करी है। जी, अब जो मैंने आपको पहले इसकी फिजियोलॉजी बता दी है पल्स की, इसमें क्या होता है, हमारे पास सेप सिस्टम का फ्लो होता है, जी, तब हमारे पास फ्लावरिंग होती है। अगर कभी अगर नेक्स्ट ईयर उसे आने वाली सालों में कभी ठंड पड़ती है, तो जी, हम एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं इस दौरान। क्या करना है हमें, जो आपका पौधे का जो तना है, उसका जो एक एक से 2 फुट का एरिया है, उसको हमने कवर करना है, मल्चिंग करनी है। जी, मल्चिंग के लिए हम सॉडस्ट, जो लकड़ी का बुरादा, उससे हम उसको कवर कर सकते हैं। जी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी सूखी घास है, उसे आप कवर कर सकते हैं, जी, या मल्चिंग शीट डाल के वहाँ पर इसके तने में हम घास को डाल के उसको कवर कर, उससे क्या होगा, जो एनवायरनमेंट की ठंड है, वो आपकी जड़ को नहीं घुसेगी। जब वो जड़ को नहीं जाएगी, तो आपका हीट फ्लो क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा। जब हीट फ्लो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो आपका बड क्या होगा, प्रॉपर्ली डेवलप होगा, फ्लावर प्रॉपर्ली डेवलप होगा और आपकी फ्रूट सेटिंग होगी। उस दौरान आपका पीजीआर, अब हम क्या करते हैं, जब हमारा फ्लावरिंग स्टेज आती है, उस दौरान हम पीजीआर यूज करते हैं। पीजीआर में जो मोस्ट पॉपुलर जो पीजीआर है, हमारे प्रोमोलिन्स है, परलान है, एप्लिन्स है, ये हम यूज करते हैं। और ये जो पीजीआर है, गवर्नमेंट ने अब रेकमेंड कर दी है, पहले ये बैन थे इंडिया में, अब लास्ट ईयर से ये गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं और हम इसको एप्पल ऑर्चर्ड में यूज कर रहे हैं। इस बारी काफी लोगों ने ये चीजें यूज करी, बट इसमें दिक्कत क्या आई है हमारे पास, जब हमारा सेफ फ्लो ही प्रॉपरली नहीं हुआ, तो हमारे पास पीजीआर वहां पे काम नहीं कर पाया। वो तो था तो सर। अब अगर अगर इस दौरान की हाँ, यही हाँ, दिक्कत थी। अगर हम उस दौरान एक प्रिकॉशंस लेते, क्या करते, हम अपनी मल्चिंग कर देते जी सर, रूट्स की, वो तो है। तो हमारे पास उस टाइम पीजीआर 100% हमारा काम करना था। जी तो सर, ये चीज हमने, जो पीजीआर होता है वो क्या करता है, जो फ्लावर होता है उसकी लाइफ को बढ़ा देता है, उसकी पॉलिनेशंस की जो पावर है, कंसेप्शंस की पावर, अगर एक एक, एक वन डे है वैसे नॉर्मली इसकी, तो ये 2 3 4 दिन तक उसकी बढ़ा देता है। जी, जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट उसको फेवरेबल करता है। बट ये जो आपका सेप सिस्टम, इसको तो ये कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर नीचे से ही कुछ रूट से नहीं आ रहा जी, है, तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती करी है। तो मैं बागवानों को ये सजेशंस देना चाहूंगा, नेक्स्ट ईयर अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, आपका जो ऑर्चर्ड है वहां पे आपकी ठंड काफी ज्यादा पड़ गई, पाला पड़ गया है आपके पास और काफी ज्यादा ठंड हो गई है, तो उस दौरान आपने ये प्रिकॉशन जरूर लेना है। आपने अपने ऑर्चर्ड में मल्चिंग शीट्स या फिर सॉडस्ट डालना है रूट्स के पास, या फिर आप कोई आपकी जो घास फूस वगैरह डालकर उसको कवर कर सकते हैं। तो आपका सेफ फ्लो अच्छे से बनेगा और आपका पीजीआर भी वहां पर इफेक्टिवली काम करेगा और आपकी क्रॉप की यील्ड्स बढ़ेगी। तो ये जो हमने इस बारी जो हमें प्रॉब्लम आई है फर्स्ट और सेकंड स्टेज की फ्लावरिंग में, जो हमने इस बारी देखा है, उससे हमने ये सीखा है। अगली बारी से हमें इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। तो बागवानों से यही मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप अगली बारी अपने को सजग रखें। अगर इस तरह की प्रॉब्लम, डरना नहीं है, हमने उससे फाइट करना है और उसके फाइट करने का अल्टरनेटिव मैंने बता दिया है। आप प्रॉपरली इसमें मल्चिंग करिए और दूसरा अपना प्रॉपरली पीजीआर उस दौरान डालिए और पीजीआर आपका 100% उस स्टेज में काम करेगा और आपकी फ्रूट की सेटिंग 100% होगी। अब तो एक ट्रेंड चला हुआ है, जी, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ इसमें। अगर आपकी जो कंपनी है जी, वो डोज डिसाइड करती है 200 ml किसी दवाई का डोज, जी। तो जो आपका रिटेलर है वो अपनी प्रमोशंस के लिए उस जो आपकी जो दवाई है क्योंकि उसका उसको डोज, ज़्यादा माल हाँ, बेचना है। वो 250 ml बोल देगा आगे जी, कि आप 250 ml डालिए, आपका अपना बगीचे में देखना क्या शाइन आएगी, क्या कलर आएगा। जी। और फार्मर उसे भी चला के, अरे 250 क्यों, मैं 300 ml डालता हूँ। सर अब आपका जो फ्रूट है वो तो सेट हो चुका है। इस दौरान प्लांट्स में कौन-कौन सी स्टेजेस आती हैं, उनके बारे में आप अवगत करवाइए। अगर मैं इसकी स्टेजेस की बात करूँ तो इस पे मेनली 3 स्टेजेस होती है जी, आफ्टर फ्रूट सेटिंग। जी, पहली होती है वॉलनट स्टेज,
जिसमें जो हमारा फ्रूट है वो मक्की के दाने से अखरोट के दाने तक उसका साइज बढ़ता है। जी। और दूसरी स्टेज होती है फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, जिसमें आपका फ्रूट का साइज क्या होता है, इनलार्ज होता है। और तीसरी स्टेज होती है कलर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन स्टेज, जी। जिसमें हमारा कलर इसमें क्या होता है, डेवलप होता है। तो अगर मैं इन तीनों स्टेजेस की बात करूं, इसमें हमारे केमिकल का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। जो हम जी। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो यहाँ पर फार्मर को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना है आफ्टर फ्रूट सेटिंग इन तीनों स्टेजों को। तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाना चाहूँगा ये तीनों स्टेजेस किस तरह से काम करती है। तो पहली स्टेज जो है हमारे पास 1 महीने का पीरियड रहता है। अगर आपका फ्रूट सेट 15 अप्रैल को होता है, 15 अप्रैल से 15 मई तक की जो स्टेजेस होगी वो वॉलनट स्टेज होगी। इस स्टेज में जो आपका जो प्लांट है, इसे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो चाहिए होती है नाइट्रोजन, जी। और दूसरा चाहिए होता है इसको कैल्शियम, और तीसरा चाहिए इसे बोरोन। 3 न्यूट्रिएंट्स की इसको ज़रूरत होती है। और इस दौरान क्या होता है, जो प्लांट्स होता है, जो फ्रूट होता है, उसमें सेल डिवीज़न होता है। जी। सेल डिवीज़न के लिए कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड बोरोन, दीज आर इम्पोर्टेंट केमिकल। और ये इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को होने चाहिए उस टाइम। तो इस दौरान हमें क्या ध्यान रखना है, हमें जैसे ही हमारा फ्रूट सेट हो गया, फ्रूट सेट अच्छा हो गया, तो उस दौरान हमें उसी टाइम हमें कैल्शियम नाइट्रेट को अपने ऑर्चर्ड में डालना है। जो आपकी फर्टिलाइजर है उसको ज़्यादा भी नहीं, आप 100 ग्राम हर प्लांट्स में डाल सकते। छोटा प्लांट उसको कम करिए, 100-200 ग्राम, उससे ऊपर नहीं डालना है। वो क्या करेगा, आपका विद इन 15 डे के अंदर जो कैल्शियम है और नाइट्रोजन है वो आपके प्लांट्स को मिलेगी। और उससे क्या होगा, आपका प्लांट को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, चाहे बोरोन, चाहे कैल्शियम, चाहे नाइट्रोजन, वो प्लांट्स को मिल जाएंगे। और वॉलनट स्टेज में आपका फ्रूट्स क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो फ्यूचर में आपको दिक्कत आनी है, जो आपका साइज नहीं बन रहा है और आपका जो फ्रूट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें रस्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, उसमें और दिक्कतें आ रही है, वो सारी आपकी ओवरकम हो जाती है। तो फार्मर के लिए मैं पहला सजेशन यही दूंगा कि आपका जब फ्रूट सेट अच्छा होगा तो उसके बाद आपने डायरेक्टली कैल्शियम नाइट्रेट स्मॉल अमाउंट्स में अपने ऑर्चर्ड में डालना है। और उससे क्या होगा, वॉलनट में आपका जो प्लांट, जो आपका फ्रूट है वो वेल डेवलप होगा, अच्छे से डेवलप होगा और असेंशियल न्यूट्रिएंट को अपने में स्टोर कर देगा। उसमें प्रॉपर वे से सेल डिवीजन होगा और वो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी सेल डेवलपमेंट, उसके लिए वो तैयार पूरी तरह से हो जाएगा। तो अगर मैं उसकी दूसरी स्टेज की बात करूं तो वो है आपका सेल डेवलपमेंट स्टेज। जो आपका ये जो फ्रूट डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, ये जो होती है 2 से 3 महीने की होती है। इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें आपका फ्रूट्स क्या होता है, डेवलप होता है, इसका साइज इन लार्ज होता है। उस दौरान जो फ्रूट को चाहिए होता है वो चाहिए होता है वाटर, कैल्शियम एंड पोटाश। जी। 3 जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को रिक्वायर्ड है। और जो आपका सॉइल में आपका वाटर तो रहता ही रहता है, और कैल्शियम आपने ऑलरेडी कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म में यूज कर दिया है। और यहाँ पर बागवान गलती करता है। अब बाद में क्या होता है, क्योंकि हम भी पहले गलती करते थे काफ़ी ज़्यादा, हम क्या करते थे, जो हमारा ऑर्चर्ड है उसमें हम पोटाशियम पोटाश उस टाइम देते नहीं थे, पोटाशियम हम उस दौरान देते नहीं थे। और हम क्या करते, लास्ट में कलर स्प्रे, ईथर हम डालते थे, उससे कलर आता था हमारे और फ्रूट राइप हो जाता था। अगर हम टाइमली मार्केट में पहुंचा नहीं पाए सेब, तो सेब हमारा पक जाता था। जी। तो यहाँ पर मैं बागवानों को ये सजेशंस देना चाहूँगा। तो हम 2 स्टेज के फंजीसाइड यूज़ करते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स, एक होता है सिस्टेमिक फंजीसाइड। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स हमारे पास जो होता है वो मेनली जून के महीने में हम यूज़ करते हैं। जो आपका ये मई और जून का 15 जून तक हम कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, जिसमें आपका बेबिस्टीन्स हो गया, जी। इंडोफिल्स हो गया, डोडीन हो गया, ये कॉन्टैक्ट मतलब ये जो फंगस होती है उसको कॉन्टैक्ट के साथ, उसके जैसे फिजिकली कॉन्टैक्ट में आएंगे उसको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिस्टेमिक फंजीसाइड वो होता है जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है और वो उसके सेप सिस्टम के तो प्लांट में अंदर चले जाता है और अंदर जाके वो जो आपकी फंगस है उसको वो किल कर देता है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, जो आपकी थर्ड से जून में आगे 15 जून के जो भी स्प्रे होगी उसमें हमने पोटाश यूज करनी है।
पोटाश हमने ऑर्गेनिक पोटाशियम हम यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक पोटाशियम जैसे ही प्लांट को जाएगा, उससे क्या होगा, आपका फ्रूट बढ़िया से डेवलप होगा। जी। उसको आपने कैल्शियम ऑलरेडी दिया हुआ है सॉइल में, और पोटाश आप स्प्रे फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फ्रूट्स में कलर आना शुरू में ही स्टार्ट हो जाएगा, और फ्रूट की शाइन इंप्रूव होगी, और जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। जितनी भी आप 15 जून के बाद स्प्रे करेंगे, उसमें स्मॉल अमाउंट में, आपको फुल डोज नहीं यूज़ करना। पहले आपका 50% डालना है, दूसरी स्टेज में आप दूसरी स्प्रे में 75%, और तीसरी स्प्रे में आप 100% आपका जो रिकमेंडेड डोज है ऑर्गेनिक वो डालिए। तो आपका जो सेकंड स्टेज में जो पोटाश की कमी थी पोटाशियम की, वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। अब अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज इज आवर कलर डेवलपमेंट स्टेज। जो आपकी कलर डेवलपमेंट स्टेज है, उसके लिए आपने, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ पौधे को एसेंशियली चाहिए होता है सिर्फ पोटाशियम, और उसको नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं चाहिए, और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया, वो उसको चाहिए, जो आपने ऑलरेडी प्लांट्स को पहले से दिए हुए हैं। और आपका फ्रूट 100% अच्छी क्वालिटी का आएगा, और अच्छी उसमें कलर होगा, और कोई उसमें रस्टिंग नहीं होगी, और आप उस फ्रूट को A1 ग्रेड्स में मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, मैं आपको ये सजेशंस देना चाहूँगा कि आप जो भी ये हमारे पास फ्रूट सेट हुआ है, उसका कैल्शियम नाइट्रेट अपने ऑर्चर्ड में स्मॉल अमाउंट में डालिए, और उसके क्या रहती है सर इसकी? डोज 100 ग्राम, अगर आपका प्लांट के साइज के अकॉर्डिंग, अगर तो आपका बड़ा रॉयल का प्लांट है, उसमें 200-300 ग्राम आप डाल सकते हैं। बट अगर आपका छोटा प्लांट है, 100 ग्राम 50 ग्राम बिल्कुल आपका छोटा है, उसमें कम भी डाल सकते हैं। ये तो सिर्फ आपका ये कि इसने 15-20 दिन में आपके जो वॉलनट स्टेज में, उसके लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ताकि उसमें सेल डिवीजन हो, सेल डिवीजन प्रॉपरली हो। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट, और दूसरा 15 जून के बाद जो भी स्प्रे करनी है, उसके साथ आपने ऑर्गेनिक पोटाश को स्मॉल डोज में देना है। तो आपका फ्रूट्स में रस्टिंग नहीं आएगी, शाइन बढ़िया रहेगी, और आपके कलर बढ़िया से डेवलप होगा। तो ये हमारे बागवान गलती करते हैं, और वो लास्ट स्टेज में क्या करते हैं, कलर स्प्रे यूज करते, कलर नहीं आ रहा, कलर स्प्रे यूज करते। उसका तो क्या होता है, अब आपको पता है, मैंने इथाइलिन्स को बताया है कि एजिंग हार्मोन है। एजिंग हार्मोन मतलब ये हमारे पास क्या कर रहा है, प्लांट में मैच्योरेशन, फ्रूट में मैच्योर कर रहा है, उसको पका रहा है। अब अगर वो जो एजिंग कर रहा है, तो वो उसका इफेक्ट हमारे स्टेम में भी पड़ेगा, लीफ में भी पड़ेगा। अगर हम ज्यादा डोज, लीफ भी हमारी पक जाएगी, और जल्दी से लीफ फॉल हो जाएगा, और स्टेम हमारी सूखनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास ऑर्चर्ड के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है, कि हम ज्यादा ईथर ना करें। हम पहले से ही अपनी प्रैक्टिस इस तरह से रखें कि हमें, हमारा ऑर्चर्ड में पूरी तरह से न्यूट्रिएंट बैलेंस रहे, और हम मैनेज रहे, और हमें ये दिक्कत आगे आए। जो सर अभी आपने बताया कि फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, क्या हमें ऑर्गेनिक की तरफ मूव करना चाहिए? देखो, आपका क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। जी सर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्योंकि काफी ज्यादा फर्टिलाइजर जो इट इज द फ्यूचर ऑफ द फार्मर। यस सर। ये फार्मर का क्या है, फ्यूचर है ऑर्गेनिक। क्यों फ्यूचर है? अब मैं आपको अगर सॉइल की बात करूं, सॉइल में हमारे एक इकोसिस्टम होता है जी। यहाँ पर बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, जी सर। कुछ बेनिफिशियल फंगस भी होती है। जी। जो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट बनाते हैं। इनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ये हमारे नाइट्रोजन देते हैं, कुछ हमारे को पोटाश देते हैं, कुछ हमारे को माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं, सॉइल को, जी सॉइल को प्रोवाइड कर। सिमिलरली जो हमारी ये फंगस है, ये हमारी रूट डेवलपमेंट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रूट, अभी आपने एक माइकोडर्मा होता है, ग्लाइकोराइजा होता है, ये हम सॉइल में यूज करते हैं एज ए फंगस, और ये सॉइल्स में क्या करते हैं, रूट की प्रॉपर डेवलपमेंट्स करते हैं। अब दिक्कत क्या हो गई ठाकुर, हम जैसे हम ये कर रहे हैं, अपने फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। अभी जो हमारी फर्स्ट स्प्रे होती है वो स्कोर की स्प्रे होती है, स्कोर इज द इंसेक्टिसाइड। अब हम प्लांट्स में उसको डालेंगे, और प्लांट में जैसे हम उस स्कोर को डालेंगे, कुछ स्कोर हमारे पास सॉइल में भी गिर जाएगा। बिल्कुल। जब वो गिरेगा, जितने हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं। वो हमारे लिए बेनिफिशियल थे, उन्होंने एसेंशियल न्यूट्रिएंट बनाने थे। और सिमिलरली अब दूसरी बात देखो, जैसे बॉडी में भी गुड बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। सिमिलरली अब जो हमारे ऑर्चर्ड है, वहां पर एक और दिक्कत है, रूट रॉट। मतलब रूट रॉट की बीमारी इस तरह से फैल रही है, बगीचे पे बगीचे खत्म हो रहे हैं। अब इसका रीजन मैं आपको बताऊं,
क्या रीज़न है? क्या रीजन? जो हम ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जैसे हम प्लांट में डाल रहे हैं और ये पेस्टिसाइड्स हमारे सॉइल में नीचे क्या हो रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं और रूट में जा रहे हैं। उस रूट में क्या था हमारे पास? बेनिफिशियल फंगस था। जी। बेनिफिशियल फंगस कैसा था? वो हमारे रूट की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, उसकी वजह से रूट क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। जी। जैसे हमने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया, फर्टिलाइजर एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया, उन्होंने क्या किया, वो फंगस को खत्म करना शुरू जी। कर दिया और जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारे ऑर्चर्ड में रूट रॉट नाम की बीमारी आ गई जी। जो इनक्यूरेबल्स है, जिसको हम आज के टाइम में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? अगर हम अभी ये तो नहीं बोलता हूं मैं कि आप 100% ऑर्गेनिक में जाए, वो तो है सर, हमें क्या क्योंकि करना ये है? एडिक्ट हो हाँ, चुके हैं ये। हमें क्या करना है कि 50% हमें ऑर्गेनिक की तरफ मूव करना है और 50% हमने केमिकल सब्सटेंस को यूज कर, जितना कम से कम हो सके जी। उतना कम से कम हमने फर्टिलाइजर यूज करना है, जी। फर्टिलाइजर सॉरी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जी। कम से कम यूज करने हैं जी। और फर्टिलाइजर भी हमने धीरे अपना रिड्यूस करना। अगर हम एकदम से रिड्यूस करेंगे तो हमारी क्रॉप नहीं होगी प्रॉपरली और हमारे क्रॉप, क्योंकि हमारा जो एडिक्टिव हो चुका है प्लांट, जी। अगर हम धीरे धीरे ये प्रैक्टिस को अगर हम चेंज करते हैं, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको। जैसे हमारे देवदार के जंगल होते हैं, जी। मोस्टली जितने ऑर्चर्ड है देवदार के जंगल तो है ही है वहाँ पे। देवदार की जो लीव होती है, जब वो लीफ फॉल होती है, जो हमारा प्लांट है उसके नीचे जो लीफ है वो कटी होती है जी। और कुछ टाइम के बाद वो सड़ जाती है और उसकी जो मिट्टी बन जाती है। जी। अगर वो मिट्टी आप अपने कलेक्ट कर सकते हो और अपने ऑर्चर्ड में डालोगे, जी। तो आपके ऑर्चर्ड में, मैं ये बोलता हूँ, आपके ऑर्चर्ड रूट रॉट खत्म होना शुरू हो जाएगा, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है। जो इस ऑर्चर्ड में हमारे पास रूट रॉट इस तरह से फैल रहा था, काफ़ी ज़्यादा फैल गया था और पौधे डैमेज होने शुरू हो गए थे। हमने उसको लाया और सॉइल में डाला और सॉइल में हमारे पास गुड टाइप ऑफ फंगस डेवलप होना शुरू हो गया। इसके अलावा मैंने ग्लाइकोराइजा और माइकोडर्मा भी मैंने पाउडर यूज़ किया स्मॉल अमाउंट, उससे भी अच्छा रिजल्ट दिया है और जिससे मेरा रूट रॉट धीरे धीरे ओवरकम होना शुरू हो गया। क्यों ना हम ये इस तरह की जो हमारे पास जो नेचर में अवेलेबल्स है, जो ये हमारे पास सॉइल अवेलेबल, उसको कलेक्ट करिए। इसके अलावा और दूसरा एग्जांपल मैं एक और देता हूँ, जो हमारी ये कशमल होती है ना, जो कश्मीर, उसकी जो पत्तियां होती है, उसकी पत्तियां जहां पर कटी होगी और सॉइल में जहां कटी हो, उसी अगर आप मिट्टी लेंगे, किसी पौधे में आप डालेंगे, उसकी ग्रोथ देखना आपने, दिन दुगनी रात चौगनी ग्रोथ करता है पौधा। उसमें बहुत सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें बहुत ज्यादा उन पत्तियों में होते हैं। पोटेशियम, हाँ, जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो नाइट्रोजन्स है, कैल्शियम है, सबसे ज़्यादा रोल तो कैल्शियम का होता है। कैल्शियम और नाइट्रोजन्स हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए तो कैल्शियम चाहिए, तो हमारे पास वो उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने ऑर्चर्ड में यूज़ करें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसी तरह से हम कॉडंक, जो आपका गोबर है, गाय का गोबर है, वो आप इकट्ठा करिए, उसे प्रॉपरली अपने ऑर्चर्ड में डालिए, तो आप इस तरह से ऑर्गेनिक की तरफ धीरे धीरे मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो ऑर्चर्ड है वो भी बचेगा और सेफ की लाइफ भी रहेगी और मेन इंपॉर्टेंट है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो बेनिफिशियल फंगस है, वो हमारी सॉइल में रहेगी और सॉइल का इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। अदरवाइज हमने क्या कर दिया है कि सॉइल के इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और हम एक दूसरे की देखा देखी में इंसेक्टिसाइड पेस्ट, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, अब तो एक ट्रेंड चला हुआ है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ इसमें, अगर आपकी जो कंपनी है वो डोज डिसाइड करती है 200 ml किसी दवाई का डोज, तो जो आपका रिटेलर है वो अपनी प्रमोशंस के लिए उस जो आपकी जो दवाई है उसका डोज ज्यादा माल बेचना है, वो 250 ml बोल देगा आगे कि आप 250 ml डालिए, आपका अपना बगीचे में देखना क्या शाइन आएगी, क्या कलर आएगा। और फार्मर उसे भी चला के, अरे 250 क्यों, मैं 300 ml डालता हूँ, और वो 300 ml डाल देगा। अब हमारे फार्मर इतने अवेयर नहीं है, वो पॉइजन ही बनता है ना सर, वो तो एक तरह का जहर है। अब उससे क्या होगा, आपने एक हाई लेवल का कोई मॉलिक्यूल्स यूज किया है और जो मॉलिक्यूल्स उसको प्लांट को दे रहे हैं, उससे प्लांट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो लो लेवल के जो उनका रेजिस्टेंस हो रहा है। पहले तो हम डाइथिन और बेविस्टिन 2 ही स्प्रे यूज करते थे, आज के टाइम हम नेटिवो डाल रहे हैं, हम कैब्रिटॉप्स डाल रहे हैं, हम लार्क डाल रहे हैं, फिर भी हमारा लीफ फॉल हो रहा है। और जो दूसरे वाली जो सिंपल वाली दवाई है वो काम कर नहीं रही, हमारा प्लांट्स में क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो मैं फार्मर को ये सजेशंस देना चाहूँगा यहाँ आपके माध्यम से, ये मुझे आज मौका मिला है, तो
आप लोग इसमें एक्सपेरिमेंट ना करिए। जी। जो हॉर्टिकल्चर ने जो आपको दवाइयों का शेड्यूल दिया है, उस शेड्यूल को फॉलो करें। अपनी तरफ से डॉक्टर ना बनिए। उससे क्या होगा, जितना भी केमिकल होता है वो सब क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी फील्ड जो है फार्मेसी फील्ड से हूँ मैं। मेरा जो सब्जेक्ट स्पेशलाइज है वो फार्मास्यूटिक्स है। हमारा काम होता है डोजेस डिजाइंस करना, जैसे टैबलेट होती है, कैप्सूल्स होता है, इंजेक्शंस होता है, इतनी दवाइयाँ होती हैं, उनको हम बनाना बच्चों को सिखाते हैं। तो अगर मैं कोई भी दवाई लूँगा, जितनी भी सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, कोई ऐसी दवाई नहीं होगी जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, जिसकी बॉडी में टॉक्सिटी नहीं होगी। 100% कोई ऐसी दवाई नहीं होगी जिसकी टॉक्सिटी नहीं होगी। तो इसलिए जो भी ये केमिकल है, जितने भी फर्टिलाइज़र, ये सारे क्या है, टॉक्सिक है। इसका आपको जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रेकमेंड करता है, जो डोज डिसाइड करता है, वही डोज आप यूज़ करिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप धीरे-धीरे ऑर्गेनिक की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा ठाकुर, जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो ये ग्रास है, ये जो ग्रास है, ये वाला जो ग्रास है, ये हमारे सॉइल के लिए सबसे बेस्ट ग्रास है। इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है जी। और नाइट्रोजन होने की वजह से सॉइल की नाइट्रोजन लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हो सके तो इस तरह के ग्रास को आप सॉइल्स में ग्रो होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलने दें, तो आपकी जो सॉइल है उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो रिटेन रहेंगे। जो एसेंशियल बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है, गुड फंगस है, उसको ग्रो करने के लिए मीडिया का काम करेंगे। बढ़िया से वो आपके ऑर्चर्ड में ग्रो होंगे और जिसकी वजह से हमारा जो रॉयल, जैसे पहले रॉयल का इतना बड़ा पेड़ जाता था और बढ़िया से ग्रो होता था, कोई डिजीज नहीं होता था उसमें, तो उस तरह से आपका प्लांट ग्रो होगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, जितनी हम केमिकल, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, प्लांट का साइज दिन पर दिन छोटा हो रहा है। पहले रॉयल की जो हाइट होती थी वो 30 फीट का पौधा होता था। फिर हमारा वांस वैरायटी है, उसमें 15 फीट का आया। फिर हमारे स्पर आए, वो 10 फीट के है। अब तो हमारे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है जो 5-10 फीट के ही है और उसमें यील्ड भी कम हो रही है। जी सर। और रीजंस क्या, हमें मूव क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है। और खत्म होने के पीछे जो रीजंस है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसीलिए जो आपने क्वेश्चंस पूछे, ऑर्गेनिक मैं रेकमेंड करूंगा 100% हमें जाना चाहिए। और हमें जाना ऐसे नहीं कि एकदम से जाओ, अब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस स्टार्ट करिए और मतलब स्लोली आप ऑर्गेनिक की तरफ स्टार्ट करिए। जो मैंने एग्जांपल बताया है, जो आपका ये जो बुरादा होता है, जो हमारा देवदार की जो पत्तियों का जो ये सॉइल होती है, उसको इकट्ठा कीजिए, उसको ऑर्चर्ड में यूज़ करिए। और उसके अलावा जो मैंने कशमल्स की लीफ है उसकी जो सॉइल उसको इकट्ठा कीजिए। उसके अलावा जो आपका ये जो गोबर है उसको यूज़ करिए, जीवा अमृत बनाइए और इस तरह के प्रोडक्ट को आप ऑर्चर्ड में यूज करिए। तब जाके हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये एप्पल ऑर्चर्ड को बचा सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी सॉइल को पॉइजन बना रहे, जहर पर जहर बना रहे हैं। इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम इस धरती पे रहते हैं, इस तरह से सॉइल में भी माइक्रो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उनका भी घर है ये, वो भी रहते हैं और हमें उनको भी जीने देना है, उनको भी ग्रो होने देना, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसलिए मैं आप लोगों को, फार्मर को एक सजेशंस देना चाहूँगा कि हमने सबकी केयर करनी है, अपना ही नहीं सोचना, उनकी भी केयर करनी। उनकी केयर कब करेंगे, स्लोली हम अपना जो केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। सर, एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है? अगर मैं एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करता हूँ, तो हमारा जो एप्पल होता है वो 3 क्वालिटी का होता है। एक होता है ग्रेड ए एप्पल, ग्रेड बी एप्पल और ग्रेड सी एप्पल। ग्रेड ए में जो एप्पल आता है वो होता है प्रीमियम क्वालिटी का। उसमें कलर भी अच्छा होगा, फ्रूट की शाइन भी अच्छी होगी और फ्रूट की क्वालिटी और वेट भी अच्छा होगा जी। और सिमिलरली जो ग्रेड बी का एप्पल होता है उसमें क्या होता है, कलर स्लाइटली डल होता है और हो सकता है उसका साइज भी इम्प्रॉपर हो। और ये हमारे पास ग्रेड बी में आता है। ग्रेड सी में वो एप्पल आता है जो हेल स्टॉर्म्स के द्वारा डैमेज किया होता है, डिस्ट्रॉयड, और जिसमें हमारे पास सीवियर कोई इन्फेक्शन हुआ हो, फंगल इन्फेक्शन हुआ हो या रस्टिंग बहुत ज़्यादा हुई हो या स्कैब हुई हो, वो हमारे पास ग्रेड सी में आता है। तो जो तो हमारा ग्रेड 1 और ग्रेड बी ग्रेड का है वो सारा हम मंडियों में ले जाते हैं और जो हमारा ग्रेड ए है उसका हाईएस्ट क्वालिटी अच्छी होने की वजह से मैक्सिमम प्राइस मिलते हैं। और अगर हमारा 2000 का आपका एक बॉक्स
20 केजी का बिकता है हमारे पास, इसका जो जो आपका ग्रेड ए का, तो उसका अगर जो बी ग्रेड होगा वो 1000 का, मतलब 50% लेस प्राइस से वो बिकेगा, मतलब 1000 रुपए का बिकेगा। और जो ग्रेड सी का एप्पल है उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, अगर आप मार्केट में ले जाओगे वो वहाँ पर बिकेगा नहीं। तो इसमें हमारे पास गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है कि आपका जो ग्रेड सी का एप्पल है वो हमारे पास एचपीएमसी क्या करती है, हमारे से परचेज करती है। और परचेज करने के बाद वो फिर उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसका रखा हुआ है और उस प्राइस पे वो हमारे से लेती है और हम उनको सेल आउट्स करते हैं। अब यहाँ पर भी जो हमारी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसमें मैं एक फार्मर को क्या देना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा यहाँ पे। अब अभी तो हमारी एचपीएमसी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बट इनको भी दिक्कतें आ रही है। अब पिछली साल की बात बताता हूँ मैं आपको कि जैसे हमारे पास जो एप्पल था वो ग्रेड सी का इनको हमने दे दिया, और देने के बाद जो हमारा मॉनसून का पीक रहता है वो 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक रहता है। उस टाइम इतनी ज़्यादा बारिशें होती है, रोड सारे डैमेज हो जाते हैं। रोड डैमेज होने की वजह जगह जगह जो एप्पल्स की जो बोरियों में वो एप्पल लेते थे और वो बोरिया वहाँ पे उनकी सड़ जाती है, और वो टाइमली उसको फर्मेंटेशन के लिए आगे भेज नहीं पाते, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बना पाते, और वो रोड डैमेज रहते हैं। और जिसकी वजह से एचपीएमसी को दिक्कत क्या आती है कि वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उसकी पेमेंट टाइमली नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट भी एक तरह की लाइबिलिटी बन जाती है वो, और टाइमली उसको पेमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं फार्मर को ये सजेशंस देना चाहूँगा कि हमें एचपीएमसी में ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद के भी कुछ इनिशिएटिव लेने हैं। इनिशिएटिव में क्या कर सकते हैं हम, जो एप्पल है, जो बी ग्रेड का एप्पल है, सी ग्रेड का एप्पल है, उसका हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बना सकते हैं। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट में जैसे आपको मैं बताऊं तो इसकी हमारे पास एल्कोहलिक बीवरेजेस इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। इसका हम एप्पल जूसेस बना सकते हैं, एप्पल वाइन बना सकते हैं, सीडर बना सकते हैं, और पिकल बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ जैसे और दूसरे जैम हो गया, जेली हो गई, और कुछ हमारे पास जैसे चिप्स हो गए, ये बना सकते हैं, कैंडीज बना सकते हैं। अब हमें एचपीएमसी में डिपेंड ना होने के बजाय हमें इस तरह की फूड प्रोसेसिंग बिवरेजेस इंडस्ट्रियों को डेवलप करना है। अगर हम इन बिवरेजेस इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं तो हमें टेंशन नहीं है। अदरवाइज क्या है कि अगर कभी हेल स्टॉर्म आता है, जैसे ही हेल स्टॉर्म आ गया और ऑर्चर्ड डैमेज हो गया तो फार्मर को एक सिर दर्द हो जाती है कि अब मैं अपने सेब को कैसे सेल आउट करूंगा। अब उसको, वो तो ग्रेड सी का एप्पल है, उसको तो सिर्फ एचपीएमसी लेगी, एचपीएमसी भी उसकी टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रही है ड्यू टू द एडवर्स डिजास्टर कंडीशंस। हर साल हमारी रेनफॉल जो है वो 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक हो, उसका प्रोसेसिंग एचपीएमसी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से लोगों बागबानों की पेमेंट क्लियर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर हमारी प्रोग्रेसिव जितने भी फार्मर है, प्रोग्रेसिव एप्पल ग्रोअर है, उनको इस तरफ मूव करना चाहिए। हम इसके एप्पल जूसेस तैयार कर सकते हैं, हम इस ग्रेड बी और सी ग्रेड के एप्पल्स का हम जूसेस के साथ एप्पल वाइन बना सकते हैं, सीडर बना सकते हैं। कुछ हम इस तरह के फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट जो मैं पहले ही बताया है, चिप्स बोला है और कैंडीज बोला है, और ये भी हम इसके जैम हो गया, जेली हो गया, ये हम डेवलप कर सकते हैं। इस तरफ हमें मूव करना है, तब जाके हमारी एप्पल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। अदरवाइज हर साल हमारी कंडीशन पैथेटिक होती जाएगी और एप्पल्स को सेल आउट करना टफ होगा, बी और सी ग्रेड के एप्पल्स को। तो ये हमें इस डायरेक्शंस में 100% वर्क करना है, तभी हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं। फाइनल मैसेज टू द यूथ फार्मर्स। अगर फाइनल मैसेज की बात करते हैं तो फिर मैं यूथ के लिए ये बोलना चाहूँगा कि आप एप्पल्स में ये देखिए सबसे पहले कि आप इनपुट कितनी लगा रहे हैं ऑर्चर्ड में और कितनी आउटपुट आ रही है। अब दिक्कत क्या हो रही है, जितना हम हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं, जितना हम लेटेस्ट वैरायटी की तरफ जा रहे हैं, न्यू टाइप्स के प्लांट्स हम ग्रो कर रहे हैं, उसमें क्या है, हमारा स्प्रे शेड्यूल काफ़ी टाइट है, फर्टिलाइज़र एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इनपुट कॉस्ट हमारी ज़्यादा है और आउटपुट कॉस्ट हमारे पास क्या है, कम है। खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, ये हो रहा है। और जो कमाई है वो तो आपकी केमिकल इंडस्ट्री ले जा रही है।
जो आपके फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जो आपको पेस्टिसाइड दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, और मैंने आपको बताया ना, दीज आर द स्लो पॉइजन। यस सर। किस तरह से हमारे सॉइल के इकोसिस्टम को दे बर्बाद आर करते गोइंग टू डैमेज, हैं। यस सर। और सॉइल को फिर रिवाइव करने के लिए 50 साल वो जमीन बंजर होनी चाहिए, तब जाके वो एसेंशियल बैक्टीरिया फंगस ग्रो होगी। अदरवाइज वो सॉइल पूरी तरह से डैमेज है और वो सिर्फ केमिकल पे डिपेंड है। तो हमें इस डायरेक्शन इसमें भी सोचना है कि हमें ये जो पॉइजन्स है, इसको जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे कम करना है। और हमने जो इनपुट यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट हमारी बढ़नी चाहिए, इनपुट हमारी कम होनी चाहिए, तब जाके हम इस इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। अदरवाइज तो ये घाटे का सौदा है। जो आपने बोला, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यही चला हुआ है, और फ्यूचर में और ज़्यादा ये दिक्कत आने वाली है। तो मैं प्रोग्रेसिव जो फार्मर है, एप्पल ग्रोअर है, उन सभी को बोलूँगा कि आप सारे इकट्ठे होइए, इकट्ठे होके इस एप्पल इंडस्ट्री को आगे लाइए। और इसके लिए हमारे अल्टरनेटिव ये है कि हम गवर्नमेंट से भी ये सुजेशंस दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल बिवरेजेस इंडस्ट्री आए यहाँ पे नियर बाय, जहाँ पे फर्मेंटेशंस हो, जिससे हम फर्मेंटेशंस के बेस पर वेरियस एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड्स, वेरियस एल्कोहल, जो हमारी वाइन्स है, उसको हम बना पाएँ, और जिसको हम इसमें सेल आउट कर सकें। इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। अदरवाइज हमारा बी ग्रेड और सी ग्रेड का एप्पल तो पूरी तरह से डैमेज है। अब आप खुद सोचिए ठाकुर, अगर किसी का एप्पल ऑर्चर्ड में हेल स्टॉर्म्स आता है, उसका एप्पल तो सारा सी ग्रेड का हो गया, और उसके बाद जब वो कलेक्शंस करेगा एप्पल्स की, उसको प्रोसेस करके मार्केट में तो उसकी वैल्यू जीरो है। अदरवाइज वो मार्केट जब डाउन है तो 300-400 रुपए की, 500 रुपए की पेटी बिकेगी उसकी, और उसमें खर्चा उसका 1000 रुपए का आया हो, कैसे सेल आउट करेगा वो? फिर अल्टरनेटिव ये है कि एचपीएमसी में दे देगा। एचपीएमसी में भी वो दिक्कत है, ड्यू टू डिजास्टर रेनफॉल एक्सेस में हो रहा है, जिसकी वजह से जब हमारा पीरियड रहता है, वो टाइमली वो वहाँ पर जहाँ इनकी इंडस्ट्री है लगी, वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाता सेब, और उस वजह से एचपीएमसी को लॉस हो जाता है। तो अगर हम एचपीएमसी इसी तरह से डिपेंड रहेंगे, गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेंगे, खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको यूथ के लिए यही सुजेशंस देना चाहूँगा, आप नई नई टेक्नोलॉजी लीजिए, नई नई टेक्निक सीखिए, बट आप ज़्यादातर इन केमिकल और फर्टिलाइज़र पे डिपेंड मत रहिए। ऑर्गेनिक तरह से भी आप इसकी प्रैक्टिस करिए, तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा रहेगा, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू।